Back everybody. जून 30th की रात है और कल सुबह is going to be another glorious Canada Day. July 1st of every year, everybody here in Canada celebrates with a lot of pomp. तो ये जो मेरी YouTube की जर्नी है उसमें मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि ये जो मेरा फर्स्ट कैनेडा डे है ड्यूरिंग दिस जर्नी इस कैनेडा डे में क्या स्पेशल करूं. सो दिस इज वेयर आई हैव लैंडेड फॉर द फर्स्ट 15 days of this July, starting on Canada Day 2024. I will record a series of videos under a theme that I'm calling O Canada. और इस थीम में what I'm going to do is I'm going to discuss some of the most important things that we as Canadians on the ground are dealing with. So Canada के बारे में बहुत conversation है इस time पे for many different reasons. और most people tend to look at those things in isolation and not through that complex lens that they need to be viewed under. So मेरी कोशिश यही रहेगी कि जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, माई जॉब इज़ नॉट टू गिव पीपल एडवाइस. मैं इस कोशिश में बिल्कुल नहीं हूँ कि अपने आप को एज एन एक्सपर्ट इन सर्टन डोमेन्स प्रेजेंट कर सकूँ. हाँ जी, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है. मेरी एक्सपर्टीज़ लीडरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी में है. मेरी एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग, टेक्नोलॉजी प्लानिंग और सोल्यूशन डिज़ाइन में है. पर what all of that allows me to do is ask some good questions for anything that I don't understand. और ये जो series है, this would be my effort to bring forward some of those questions to all of you. अगर किसी को भी कनाडा की जो करंट सिचुएशन है, कनाडा के जो करंट चैलेंजेस हैं, कनाडा की जो वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या कैनेडियंस के लिए वो जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके साथ में वो ग्रैपल कर रहे हैं, किसी को भी उनको समझना है तो उसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा. यू नो, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में बात की है कि कोई इसके बारे में डिनायल नहीं है कि कनाडा में चैलेंजेस हैं, बट दुनिया भर में चैलेंजेस हैं इस टाइम पे. एंड अगेन आई डोंट से दैट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डिफेंड कनाडा. आई एम सेइंग इट बिकॉज मैं अपने डिफरेंट रोल्स में ऑन द ग्राउंड, जिनमें से एक एज एन एजुकेटर भी है, जहाँ पे इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ आई हैव 20 wonderful students with me who are in a post-secondary graduate program. तो मैं उन लोगों को देखता हूँ and I don't feel that it is fair for any one of them who've put in all the hard work, who've taken all the risks, who've shown all the hustle that any human being can show, who've left everything that they held dear back home. और सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपनी वो सब चीज़ें जो उनको डियर थी, वो सब चीज़ें जिनके साथ में उनकी फेमिलियरिटी थी. तो अगर वो यहाँ पे आ गए हैं तो आई डोंट बिलीव कि इट इज़ फेयर फॉर देम टू ओनली हैव अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव ब्रॉट फॉरवर्ड. और अब सोशल मीडिया ने और मीडिया चैनल्स जो अब हमारे को एज इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं, मीडिया डेमोक्रेटाइज हो गया. उनमें टिपिकली आई से दिस ऑन ए डेली बेसिस नाउ ऑन माई चैनल, टिपिकली वो लोग ही ज़्यादा बात कर रहे हैं जिनके पास में कुछ कंप्लेंट करने के लिए है. सो अगेन, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा कि चैलेंजेस नहीं हैं, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट
मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ कि उन चैलेंजेस के नुआंसेस को, उन चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट को, उन चैलेंजेस के नो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है. सो विदाउट फर्दर अडू, ये पहला वीडियो है तो इसमें 5 मिनट की इंट्रोडक्शन दी है मैंने. इसके बाद में द वीडियोस विल जस्ट से ओ कनाडा एंड they will talk about a certain aspect of Canada. Like I said, I want to do this till the 15th of July. And without further ado, I am going to jump into the first thing that I am planning to talk about, which is the thing that is garnering the most attention. बहुत खप भी पड़ रही है उसके करके, which is Canada's housing affordability crisis. So मैं कोशिश करूँगा, again, big disclaimer, मैं हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक हम्बल इंजीनियर हूँ जो कि एक चैरिटी में सीनियर मैनेजमेंट में काम करता है. बट मेरा एक पर्सपेक्टिव है एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड फॉर दोज हु आर क्यूरियस अबाउट द हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इन कैनेडा और जो उसके कॉजेज, इम्प्लीकेशन एंड सॉल्यूशंस को थोड़ा ज़्यादा समझना चाहते हैं. सो जो हाउसिंग क्राइसिस है कनाडा में, इट हैज़ अ नंबर ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ड्राइविंग इट. अब इसके बीच में कई चीज़ों का रोल है. हाई होम प्राइसेस हैं, बट an equally important thing to understand is investor activity and also the government policies. So, you know, it's not just a matter of कि जी घर महंगे हैं, घर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, घर are out of the reach of most people in Canada. It's equally important for us to understand कि जो ये critical social and economic challenge of this time emerge हुआ है, जहाँ पे कि जो होम प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूअली एस्केलेट कर रही हैं और द एस्पिरेशन ऑफ ओनिंग अ होम, इट्स इंक्रीजिंगली becoming unattainable for many Canadians, especially जो young Canadians हैं और जो new Canadians हैं. उनके लिए घर खरीदना almost, and I say almost with an underline to it because हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज जो न्यू कनेडियंस आ रहे हैं दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और उसके बाद में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा. सो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं एज ए सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस, और इट्स एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ वेब ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, societal attitudes and policy decisions. तो सबसे पहले तो पैराडॉक्स ऑफ हाई होम प्राइसेस को समझना बहुत जरूरी है. सो कनाडा में जो इस टाइम पे हाई होम प्राइसेस हैं विच आर अक्रॉस द बोर्ड. पहले क्या होता था कि कुछ एक बड़े बड़े शहरों में था, अब आपको ऑलमोस्ट हर शहर में ही हाई होम प्राइसेस मिलती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मार्केट. और वो जो हाई होम प्राइसेस हैं दे आर एक्चुअली द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस. नाउ इसके पीछे आपको एक चीज बहुत जरूरी है समझनी. जब हम हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के क्राइसिस की बात करते हैं तो द रीजन वी आर सो शॉक्ड बाय इट एंड द रीजन इट इज गेटिंग सच and attention, and rightfully so, उसको वो attention मिलनी भी चाहिए, is because many Canadians, and I would contend a majority of Canadians, especially long-term homeowners, they have come to see their homes as financial assets rather than places to live. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए. मतलब जब हम किसी भी सोसाइटी में जब हाउसिंग को लेके क्राइसिस आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि लोगों को जो होम प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं
या फिर जो रेंट इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों को वो मंजूर नहीं है। एंड द रीजन लोगों को वो मंजूर नहीं है बिकॉज वी लुक एट हैविंग अ होम एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। चाहे उसको ह्यूमन राइट की डेफिनेशन में लिखा है या नहीं लिखा, एटलीस्ट हम उसको मैस्लोज की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें वन ऑफ द प्राइमरी नीड्स लेके चलते हैं। अब होना तो यही चाहिए कि सबको एक अफोर्डेबल हाउसिंग की एक्सेस होनी चाहिए, बट यहाँ पे वो पैराडॉक्स आ जाता है, और वो पैराडॉक्स ये है कि वही लोग जो सस्ते घरों और सस्ते रेंट के लिए बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में से एक बड़ा तबका उसको एज ए फाइनेंशियल एसेट भी देख रहा है। सो जो ये सोसाइटल फिक्सेशन ऑन राइजिंग होम प्राइसेस है, अब मतलब अगर आपके पास में कोई एक फाइनेंशियल एसेट है तो आप तो चाहेंगे ना कि उसकी प्राइस बढ़े। सो जो ये कलेक्टिव एडिक्शन है टू ट्रीटिंग होम्स एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो लोगों की अब एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो उनकी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसमें उनकी होम ओनरशिप एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। सो जो ये पर्सपेक्टिव है, ये this often overshadows the more pressing need for affordable housing. अब as an example, मैं सिर्फ अपने आसपास की बात करता हूँ। A majority of people that I know who are first or second generation immigrants from Southeast Asia, जिनको मैं जानता हूँ, जो उनकी इकोनॉमिक सक्सेस है, जो उनकी फाइनेंशियल सक्सेस है, उसमें उनकी होम ओनरशिप इज वन ऑफ द principal investments that they have. अब home ownership सिर्फ उनकी, for most of them, is not just limited to the homes that they are living in. It extends to the homes that they also own as investment properties. So, अगर हम इसको एक बड़े within a very complex crisis, अगर हम उसको एक जो ये होम ओनरशिप का पैराडॉक्स है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जो भी कनाडा में होगा, जो भी फैमिली होगी, अगर वो होम्स को एज एन इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म देखेंगे, एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, और एक एवरेज फैमिली विच इज स्टार्टिंग टू डू वेल इकोनॉमिकली, वो 3 या 4 घर खरीद के उनको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालेंगे, तो देयर इज नो सरप्राइज कि होम्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। बिकॉज किसी भी सोसाइटी में आप देख लें तो इट इज व्हाट इज इन डिमांड दैट गोज अप इन प्राइस। यही स्पेकुलेशन, इसी तरह की स्पेकुलेशन के करके ही तो शेयर्स ऊपर नीचे जाते हैं। सो वो स्पेकुलेशन जो कि टिपिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में होती थी, वो इस पैराडॉक्स के करके होम प्राइसेस में भी आ गई है। सो आपको गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स मिलेंगी न्यू होम प्रोजेक्ट्स के बारे में। दे फ्रीक्वेंटली कमिंग आउट नाउ एमिंग टू शोकेस एफर्ट्स टू टैकल द क्राइसिस। However, these measures often divert attention from the more fundamental need to reassess our expectations from the housing market. ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा whether our goal is to provide affordable housing for all or to maintain high property values for some who are economically and financially successful in this society. So, ये पैराडॉक्स समझना बहुत जरूरी है कि it's not an oversimplified supply and demand imbalance. It also comes from people treating homes as a financial asset rather than one of Maslow's hierarchy of needs.